Assalamu alaikum. We are discussing November 2021. Paper is 41, and this paper has a low threshold of 54 out of 100 for A grade. ज्यादातर पेपरों में नवंबर में जून 2021 में थ्रेशोल्ड इसी तरह देखा हमने. एंड एज मेंशन अर्लियर के ये मार्क्स बहुत सेलेक्टिव नहीं होते, बहुत सारे मार्क्स कटते हैं. उसमें स्केचेस में मार्क्स कटते हैं और एक्सप्लेनेशन इज नॉट अप टू द मार्क. These things I had regularly explained in my regular classes. और मैंने आपको हमेशा बताया कि देखो, जब आप क्लास में नोट क्लास वर्क के जो नोट्स हैं अगर आप उनको यूज करते हो तो वो सबसे अच्छी सपोर्ट होती है, क्योंकि A2 जो है वो नोट्स ड्रिवन है, यानी कि थ्योरी ड्रिवन है. आपको उसमें प्रॉपर नोट्स अच्छे से पढ़े हुए हों, काफी सारी चीजें याद हों, सो यू कैन वर्क आउट इजीली. इसका पहला क्वेश्चन देखो, विद रेफरेंस टू वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डिस्क्राइब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन जो है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि जिसमें स्पीड कांस्टेंट होती है. जब सर्कल में कोई चीज टर्न करती है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है. हमने पढ़ा था कि जो हमारा पहला चैप्टर था कि सर्कल में जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन वेलोसिटी एज अ वेक्टर जो है वो बदल रही होती है. तो इसमें यूनिफॉर्म यही चीज है. तो जो वेलोसिटी होती है एज अ नंबर वो कांस्टेंट रहती है, और एग्जामिनर को आप बताओगे कि जो एक्सेलरेशन है इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर. Two cars are moving around a horizontal circular track. One car follows path X, then other follows path Y. The radius of path X is 318 meter, path Y is parallel to and 27 meter outside path. दो पाथ बनाए हुए ना, पाथ X है और पाथ Y है. Path Y is parallel to and 27 meter outside path Y. Path X. Both cars have mass 790 kg. The maximum lateral sideways friction force that the car can experience without sliding is the same for both cars. The maximum speed at which the car on path X can move around the track without sliding is 94 meter per second. तो अब वो ये कह रहे हैं कि आप कैलकुलेट करो फोर्स. अब ये कौन सी फोर्स है? ये बेसिकली अगर आप यहाँ डायग्राम देखें तो उसने सर्कुलर मोशन बनाई हुई है. और ये मैक्सिमम लेटरल साइडवेज फ्रिक्शन है. जब इस तरह की सर्कुलर मोशन होती है रोड पर तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड्स द फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स. तो आप एग्जामिनर को बताओगे कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो फ्रिक्शन के बराबर है. अब उसमें दो फॉर्मूला है हमारे पास, एक mv² है और दूसरा जो है वो mr⍵² है. अब आपको सारी चीजें दी हुई हैं. आपको मास दिया हुआ है 790. आपको जो रेडियस है हमारे पास, अगर हम रेडियस देखें सर्कल का पाथ एक्स के लिए ना, तो जो पाथ एक्स है उसका रेडियस दिया हुआ है 318.
और उसकी जो स्पीड दी वो 94 है। या पुट करें तो एफ की वैल्यू निकल जाएगी। बोथ कार्स मूव अराउंड द ट्रैक, ईच कार हैज द मैक्सिमम स्पीड एट विच इट कैन मूव विदाउट स्लाइडिंग। Complete the table by placing one tick in each row to indicate how the quantities indicated for the car on path Y compared with the car on path X। देखो एक कार पाथ X में है, ये वाला पाथ X है, और ये जो उसके बाहर है वो पाथ Y है। तो ट्रैक्स बने हुए ना। तो सेंट्रीपिटल, अब जो देखो ये ध्यान में रखना कि Y वाला जो पाथ है वो बड़ा है, बाहर है ज्यादा। तो अब जाहिर है अगर वो बाय वाला बड़ा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स y लेस देन x, y सेम एज x, y ग्रेटर देन x। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या रूल है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो तो सेम रहेगा, क्योंकि दोनों की फ्रिक्शन सेम है ना। उसने बोला था कि दोनों को सेम फ्रिक्शन मिल रही है, दोनों व्हीकल्स का मास भी सेम है, तो वो सेम हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ मैक्सिमम स्पीड का मसला है, क्योंकि जो मैक्सिमम स्पीड है उसमें आप देखें कि वहां जो y है, बड़ा वाला सर्कल है, उसमें स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि टाइम पीरियड सेम रखना है ना। तो जो बड़े सर्कल में ऑर्बिट कर रहा होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, ताकि वो उसी बड़े सर्कल में उसी टाइम में कंप्लीट कर ले। टाइम टेकन फॉर वन लैप, टाइम टेकन फॉर वन लैप ऑफ द ट्रैक। y का सर्कल बड़ा है, उसमें जो ज्यादा टाइम लगेगा y को, y का ग्रेटर देन x होगा, y की जो टाइम टेकन होगा वो ज्यादा होगा। डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन हमेशा हम डिस्कस कर चुके हैं कई मरतबा। फाई इज इक्वल टू GM अपॉन R होता है विद अ माइनस साइन, और दूसरा डेफिनेशन बनती है इस वाले फॉर्मूला से W upon M. So gravitational potential is the work done per unit mass. Gravitational potential at a point is the work done per unit mass to bring the mass from infinity to that point. The Earth E and the Moon M can both be considered as isolated point masses at their center. The mass of the Earth is 5.98 times 10 power 24 kg, and the mass of the Moon is 7.35 10 power 22। अब ये दोनों को इसने कहा है कि आप उनकी सेपरेशन देख लें। एट अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ E and M वेयर द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रेंथ इज 0। ऐसा पॉइंट लेना है जहां पर दोनों तरफ से फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल होगी, ऑपोजिट होगी, तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। एक तरफ से वो डिस्टेंस x है, तो दूसरी तरफ से उसको 3.8 वाली वैल्यू से माइनस करके इक्वेशन बना देंगे। Explain how it is possible for the gravitational field strength to 0 despite the presence of two large masses nearby। तो आप ये तो बेसिकली वेक्टर कॉन्सेप्ट है ना, कि दोनों तरफ से रिजल्टेंट क्यों 0 होगा? क्योंकि दोनों तरफ से वैल्यू इक्वल होगी, ऑपोजिट होगी। तो दोनों तरफ से जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी, एक इस तरफ से आएगी और एक इस तरफ से आएगी, तो दोनों तरफ से फोर्सेस इक्वल होंगी और डायरेक्शन में ऑपोजिट होंगी। So that x is approximately this। अब दोनों तरफ से ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लगाकर उसको इक्वेट कर दो। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो लगाओ और दोनों तरफ से इक्वेशन को इक्वेट कर दो। ये फॉर्मूला होता है ना ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का, G का।
तो अब चूंकि वो तो इक्वेट हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, GM1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और उधर से आप लगा दो GM2 अपॉन ऐसे। फिर दोनों तरफ से g कैंसिल हो जाएगा, आप इस पे अंडर रूट ले लो। स्क्वायर हटाने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, क्योंकि अंडर रूट को फिर भी मैनेज करना आसान है, क्योंकि डिनोमिनेटर में x हमें नहीं पता ना, तो उसको अंडर रूट में ले जाना बेहतर है ताकि वो स्क्वायर हट जाए। वरना वो स्क्वायर खोलने के लिए फिर वो बड़ा वाला फॉर्मूला लग जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, और उससे कैलकुलेशन बहुत एक्सपेंड हो जाएगी। मैं इसको रीअरेंज करूं तो आई कैन से M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू x अपॉन ये ऐसे आ जाएगा। फिर आप अंडर रूट को कैंसिल कर दो, मासेस तो आपके पास हैं, ऐसे। फिर आप इसमें वैल्यूज प्लग इन करो, अगर आपने की हैं तो उसको रीअरेंज करो और x की वैल्यू निकाल लो। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाई एट पॉइंट P। अब जो फाई होता है उसका फॉर्मूला होता है -GMM अपॉन R। ये फॉर्मूला है ना। तो आपने फॉर्मूला लिख लिया है GM अपॉन R, इसमें नेगेटिव साइन बिल्ट इन होता है। अब इसमें आपको पता है कि G की वैल्यू तो फिक्स है, वो तो आपको मेमोराइज कर लें तो अच्छी बात है, बट अदरवाइज इट इज ऑलवेज गिवन। तो ये है आपके पास। अब इसमें अगर आप चाहें तो अर्थ से ले लें, चाहें तो मून से, वो दूसरा जो ऑब्जेक्ट है, हाँ, या तो अर्थ से ले लें। अर्थ का मास दिया हुआ है 5.98 10^24, क्योंकि दोनों तरफ से सेम आएगा ना, तो इसलिए वो किसी एक तरफ से ले लें। बस रेट आपको एक्स तो बदलना पड़ेगा। पहले आप अर्थ से ले लें, फिर आप उससे ले लें, क्या नाम है, एक मर्तबा ये फॉर्मूला आप लगाएं अर्थ के लिए, और दूसरी मर्तबा ये फॉर्मूला आप लगाएं मून के लिए। अब उसने तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मांगा है, जिसको रिजल्टेंट का लफ्ज तो नहीं बोल सकते, बट टोटल ग्रेव पोटेंशियल ना, तो दोनों तरफ से निकाल के फिर उनको एडअप कर दें। डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इट इज कॉन्सेप्ट इसका क्या है कि इट इज द एनर्जी इन्वॉल्व to change the temperature by 1 unit of the mass in 1 unit, यानी कि mass per unit and temperature per unit, उसको आप चेंज करते हैं। A sealed container of fixed volume V contain n molecules each of mass m of an ideal gas at pressure P. State an expression in terms of V and P, the Boltzmann constant for the thermodynamic temperature of the gas.
वैसे फॉर्मूला क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू एन के टी। उसमें आप चूंकि वो टी कह रहे तो आप टी को सब्जेक्ट बना लो। तो दैट मीन ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस, ये डेरिवेशन है जो हमने क्लास में भी की, बाद में भी करते रहे, कि वो जो फॉर्मूला होता है ना प्रेशर का, प्रेशर ऑफ अ गैस 1/3 रो सी स्क्वायर, ये वाला, इसमें आपको डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ द गैस, उसकी जगह आप लिख देते हैं एन एम अपॉन वी सी स्क्वायर। ठीक है, इसको आपने कह दिया इक्वेशन 1। फिर दूसरी इक्वेशन होती है, एक सेकेंड, इसको आपने v को लेफ्ट साइड पे ले जाएं, जब आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो पीवी पीवी से कंपेयर हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, 1/3 एन एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एन के टी। फिर आप एन को भी कैंसिल कर दें, और चूंकि आपको काइनेटिक एनर्जी बनानी है तो आप बेसिकली 3 को उधर भेज दें, फिर दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें। Explain why the internal energy of the gas is equal to the total energy of the molecule। वैसे फॉर्मूला होता है डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा EK प्लस डेल्टा EP। ये डेल्टा EP आइडियल के केस में 0 हो जाता है, इसलिए फिर वो जो आपकी इंटरनल है वो सिर्फ काइनेटिक रह जाती है। The gas B is supplied with thermal energy Q. With reference to the first law of thermodynamics, why the increase in internal energy of the gas is Q? वो इसलिए क्योंकि डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W होता है। ठीक है, अब बेसिकली आपने उसको एनर्जी प्रोवाइड की है, वाई द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज Q। आपने पहले फॉर्मूला लिख लिया। अब जो गैस आपके पास है, अगर आप उसको देखें, अ सील्ड कंटेनर, अब चूंकि सील कंटेनर है तो वो एक्सपेंड नहीं कर सकेगा, तो वर्क डन जो है वो 0 हो जाएगा। वर्क डन को आप 0 कर दें तो डेल्टा क्यू खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा डेल्टा यू के। Use the expression in B part 2 and the information in C part 1 to show that the specific heat capacity of the gas is given by this equation। ये एक समझो कि नई तरह की उसने डेरिवेशन सोची है, लेकिन बहरहाल उसी से आप करेंगे जो ऊपर फॉर्मूला है। यानी एक फॉर्मूला तो ये है ना कि Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ये फॉर्मूला होता है। और अब वो कह रहा है बी पार्ट 2 में चले जाओ। अब बी पार्ट 2 में हमारे पास ये फॉर्मूला बना है, ई के इज इक्वल टू 3/2 के टी। और सी पार्ट 1 में आपने कहा कि डेल्टा क्यू और डेल्टा यू बराबर हैं, तो आप एग्जामिनर को बताने के लिए डेल्टा क्यू की जगह डेल्टा यू रख दें। अब चूंकि आइडियल गैस है ना, तो आइडियल गैस में डेल्टा यू डेल्टा ई के होता है, तो वो आ जाएगा उसकी जगह। और डेल्टा ई के काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3/2 के टी है।
दोनों तरफ से टी कैंसिल कर दें, तो 3/2 के इज इक्वल टू एम सी। सी को सब्जेक्ट बना लें। The container in B is now replaced with one that does not have a fixed volume. Instead, the gas is able to expand. अब वो कह रहा है gas expand कर सकती है. So the pressure of the gas remains constant as thermal energy is supplied, with a reason how the specific capacity of the gas would now compare with the value in C part 2. कह रहे तुमने जो ऊपर इक्वेशन बनाई है अब उसको क्या फर्क पड़ेगा, अब वो ज़रा डेल्टा यू डेल्टा ई के साथ बैलेंस नहीं होगी ना। अब आपको उसको भी शेयर देना पड़ेगा। अब डेल्टा क्यू का जो इक्वेशन है वो ऐसे वैलिड हो जाएगा, दोबारा डेल्टा डब्ल्यू वापस आ जाएगा। डेल्टा क्यू को इसको भी एनर्जी को करना पड़ेगा और इसकी भी एनर्जी पूरी करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब आपको ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। यू नीड मोर एनर्जी फॉर द सेम टेम्परेचर राइज। तो इससे क्या होगा, डेल्टा क्यू बढ़ेगा तो सी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हमने ये वाली स्क्रीन है, इसमें देख लीजिएगा आपने कि हमने इसकी वर्किंग डेरिवेशन कर दी। A trolley on a track is attached by springs to fix blocks X and Y as shown. The track contains many small holes through which air is blown vertically upward. ये वो एयर टेबल बनाई हुई है, जैसे आप में से कुछ लोगों ने देखी होगी, एयर हॉकी की तरह होती है, या इस तरह वो जहां पर डिज्नी टाइप स्टेशंस बने होते हैं बच्चों के, वहां पर भी होती है, टेबल टेनिस के स्टाइल में बनी होती है। तो उसमें क्या होता है कि एयर की वजह से फ्रिक्शन तकरीबन खत्म हो जाती है। ऑन अ क्वेश्चन ऑफ एयर रादर देन बीइंग द डायरेक्ट, तो इसमें ना फ्रिक्शन बिल्कुल जीरो के करीब होती है और ट्रॉली इज पुल्ड
The trolley is pulled to one side of its equilibrium position and then released. So it oscillates initially with simple harmonic motion. After a short time, the air blower is switched off. जैसे वो switch off करेगा, friction वापस आ जाएगी. The variation with time of the distance L of the trolley from block X is shown. फिर वो damping शुरू हो जाएगी. The initial amplitude of the oscillation, जो amplitude होता है वो आप center position से ले ले और उसको ऐसे मार्क कर दें. The angular frequency omega of the oscillation. अब इसमें क्या होता है कि ओमेगा का वेल नोन फॉर्मूला है 2 पाई अपॉन टी. अब ऊपर तुम ग्राफ में आ जाओ तो तुम नोट करोगे कि डैम्पिंग तो हो रही है लेकिन जो टाइम पीरियड है वो नहीं बदलता. यहाँ पर आप एक वर्चुअल एक्सिस बना लो ताकि आपको एग्जामिनर को कन्विंस करना आसान हो कि आप डेटा किस तरह ले रहे हो. मैंने एक वर्चुअल एक्सिस बना दिया और अब आप देखो कि टाइम पीरियड कांस्टेंट है. पहला साइकिल भी रीड हो रहा है. अगर पहला साइकिल रीड कर लेते हो अगर आप पहला साइकिल रीड कर लो तो उससे भी टाइम पीरियड निकल जाएगा. ठीक है, आप इसमें टाइम पीरियड निकाल लो. टाइम पीरियड आएगा सेकंड में और ये वैल्यू इसने जो दी हुई है वो दी हुई है 4 पे जाकर, तो 4 सेकंड पे रखकर आप वो कैलकुलेशन में डाल दो. द मैक्सिमम स्पीड, अब देखो इसके लिए इस चैप्टर के फॉर्मूला फिक्स थे. तो अगर आप मैक्सिमम स्पीड लेते हो तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू वी नॉट इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट. एक्स नॉट का मतलब होता है ये वो एम्पलीट्यूड का ही दूसरा सिंबल है. हमारे पास एम्पलीट्यूड है और हमारे पास वो जो अभी हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल ली है उसमें पुट कर दो. Apart from the quantities in A, describe what may be deduced from figure 4.2 about the motion of the trolley between 0 and 24
तो आप एग्जामिनर को बताओगे कि इसमें जो एग्जामिनर को बताओगे, क्योंकि इसमें मार्क्स दे रहे हैं 3, आप एग्जामिनर को बताओगे कि इसका टाइम पीरियड कांस्टेंट है, इसमें डैम्पिंग हो रही है, शुरू में डैम्पिंग नहीं थी, फिर बाद में डैम्पिंग हुई, डैम्पिंग हल्की है क्योंकि एकदम नहीं रुक रहा, तो आहिस्ता आहिस्ता डैम्प हो रहा है जो ये वाली स्क्रीन है ना, इससे देखकर On figure 4.3, sketch the variation with L of the velocity V of the trolley for its first complete oscillation. जो वेलोसिटी होती है ट्रॉली की या किसी चीज की, वो आपको पिछले ग्राफ से कैसे रिलेट करनी है? अब उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा कि इस चैप्टर में एक ग्राफ था जो गोल बनता था, वो सर्कल की शेप में होता है ना। तो वो जो सर्कल वाला ग्राफ था वो याद होना चाहिए, वो मैं यहाँ एक रफ साइड पे बनाता हूँ। देखो वो ऐसा ग्राफ होता था जो एक बड़ा यूनिक ग्राफ है इसका, इस चैप्टर का, ये वाला। अब यहाँ तो पूरा फिट नहीं आ सकता ना, यहाँ तो इसने आधा बनाया है, तो यहाँ आप कोऑर्डिनेट्स देख लो, आपके पास जो वैल्यूज ऊपर आई होंगी ना, उसमें आप वैल्यूज देख लो, और वैल्यूज देखकर इस शेप को हाफ करके प्लॉट करना होगा। ये गया है 20 से ऊपर 25 तक और नीचे आया है 15 तक। तो मिनिमम वैल्यू 15 है और मैक्सिमम 25 है। तो एक पोजीशन जो है वो 20 की मार्क होगी, एक 15 की मार्क होगी, एक 25 की मार्क होगी। तो आप इसके ऊपर एक वर्चुअल वाई एक्सिस बनाकर और उस पर आप ये डायग्राम बना सकते हो, क्योंकि इसमें तो वाई एक्सिस नहीं लेंगे ना, क्योंकि इसने वाई एक्सिस से इसको बनाया नहीं है। और ऊपर जो वैल्यूज आई हैं ये वाली, यहां से ओमेगा एक वी नॉट की मैक्सिमम और मिनिमम निकाल लो, और वो इस सर्कल पे ऊपर तक जाएगा। शेप मैंने आपको ये बता दी। फिर ये जो सवाल है एनालॉग सिग्नल वाला, ये क्वेश्चंस जो हैं, ये वाला टॉपिक टेलीकम्युनिकेशन, ये अब कोर्स में नहीं है। A capacitor consists of two parallel metal plates separated by air at a variable distance x apart. The capacitance C is inversely proportional to x. Capacitance is inversely proportional to x. ये बड़ा रेयर कॉन्सेप्ट है, बहुत कम पेपरों में आता है, separation between plates. The capacitor is charged by a supply so that there is a PdV between the plates. State expression in terms of C and V for the Q on one of plane for the energy. तो Q is equal to CV होता है।
The charge capacitor in A is now disconnected from the supply. The plates of the capacitor are initially separated by distance L. They are then moved closer together by a distance D. तो उसने वो सेपरेशन कम कर दी है ना. पहली जो सेपरेशन उसने कहा था कि वो सेपरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अब वो खुद ही कह रहा है कि उसने सेपरेशन बदल दी है ना, कम कर दी है. कह रहे इन टर्म्स निकालना है सी वी एल एंड डी, सबको लाना है, न्यू कैपेसिटेंस निकालनी. तो अब या तो रेशियो मेथड से कर लो. सीएन कौन सी है इसमें, सीएन किसको कह रहे हैं, न्यू कैपेसिटी. अच्छा, वो न्यू कैपेसिटेंस जो है ना उसको सीएन कह रहा है. जब आपकी उसने डी की सेपरेशन कम कर दी है, तो ये वाली जो नई सेपरेशन है ये पहले निकाल लेता हूं. ये वाली नई सेपरेशन होगी, ये वाली जो नई सेपरेशन होगी वो होगी एल माइनस डी. ये न्यू सेपरेशन. ठीक है, जो हमें सेपरेशन है वो कम कर दी है और ये ओरिजिनल पोजीशन थी. दे आर देन मूव क्लोजर बाय अ डिस्टेंस डी. तो इनकी प्लेटों के दरमियान जो सेपरेशन है वो मैंने लिख दी एल माइनस डी. अब आप इसको रेशियो पे सॉल्व कर लो. सी एन अपॉन सी इज इक्वल टू एल अपॉन एल माइनस डी. रेशियो है ना, क्योंकि अगर आप ऊपर कह चुके हो, देखो ये आप ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली बात याद रखना, वरना आप सोचोगे कि सी एन तो एल माइनस डी के साथ जाना चाहिए. यानी जो सी एन है ना, सी एन को जाना चाहिए एल माइनस डी के साथ और सी को जाना चाहिए एल के साथ. ऐसा ही है, लेकिन ये ऐसा लिखा हुआ क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो एल ऊपर आएगा, एल माइनस डी नीचे जाएगा. द न्यू चार्ज क्यू एन ऑन वन ऑफ द प्लेट्स. अब चार्ज और जो बेसिकली रिलेशन होता है वो Q और C का जो रिलेशन है वो आपको यहां पर लिंक करना है. तो फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी वी. मैं V को सब्जेक्ट बनाता हूं ऐसे. अब अगर मैं नया वाला वोल्टेज पहले लाऊं तो वी एन होगा क्यू एन अपॉन सी एन. क्यू एन की जगह सीवी आ जाएगा. सी एन आपने ऊपर निकाला हुआ है, देखो ये सी एन निकला हुआ है, सी एन यहाँ रख दो और क्यू एन की जगह सी वी रख दो. जो ओरिजिनल साइज था, ओरिजिनल वोल्टेज था, वो आ जाएगा. नहीं, इसमें मसला आ रहा है क्योंकि ये तो फिर इससे तो वोल्टेज सब्जेक्ट बन गया ना, और वोल्टेज तो अगले पार्ट में है. सॉरी,
सॉरी, लाइन डिस्कनेक्ट हुई थी। मैं ये बता रहा था कि जब आप प्लेटों की सेपरेशन कम करेंगे तो उससे चार्ज की सेपरेशन नहीं बदलेगी। तो चार्ज की जो जब आप सेपरेशन बदलेंगे तो चार्ज की क्वांटिटी नहीं बदलेगी, वो तो वही रहेगी, द न्यू पीडी बिटवीन द प्लेट्स। हाँ, वोल्टेज को देखना पड़ेगा। ये वाली चीज आ जाएगी, फिर आप उसमें वैल्यूज प्लग इन कर दो। हमने ऊपर Cn की वैल्यू निकाली हुई है, ऊपर जो Cn है वो हमने निकाला हुआ है, यहां से आप Cn की वैल्यू ले आओ। और फिर उसके बाद Qn भी रख दो। वो आपने ऊपर निकाला हुआ है ना Qn, जो ऊपर आपने Qn निकाला है, क्योंकि वो तो वही रहेगा, तो ये सब इसमें पुट कर दो, सिंप्लीफाई कर दो। Explain whether reducing the separation of the plate result in an increase or decrease in the energy stored। अब ये टेक्निकल क्वेश्चन है कि जब आप उनको करीब कर देंगे तो जो ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स होती हैं उनमें अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। तो जब आप उनको करीब करेंगे, रिड्यूसिंग द सेपरेशन, तो जो एनर्जी स्टोरेज है कैपेसिटर में, ये एक मेमोरी कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी स्टोरेज डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि करीब रखने पर कम वर्क डन करना पड़ेगा। ये एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर कैसे होती है? जब आप उसमें वर्क डन करते हैं, किसी भी सिस्टम में एनर्जी फिजिक्स कहती है स्टोर कैसे होती है, कि उसमें ना वर्क डन होता है। जब प्लेटें दूर होती हैं तो अट्रैक्शन कम होती है, ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, इसलिए उसमें ज्यादा एनर्जी स्टोर होती है। ऑप एम्प हमारे कोर्स में अब नहीं है। डिफाइन टेस्ला, टेस्ला डी का यूनिट है। अब उसमें दो फॉर्मूला होते हैं, F इज इक्वल टू BIL और F इज इक्वल टू QVB। इनमें से किसी को भी यूज कर लो। जैसे आप अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करो तो टेस्ला का मतलब होगा न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, उससे डेफिनेशन बना दो। A stiff metal wire is used to form a rectangular frame measuring 8 by 6. The frame is open at the top and is suspended from a sensitive Newton meter as shown. A stiff metal wire is used to form a rectangular frame measuring 8 by 6. The frame is open at the top and is suspended from a sensitive Newton meter.
ठीक है, और उसके अंदर हमने करंट भी रखा हुआ है। द ओपन एंड्स ऑफ द फ्रेम आर कनेक्टेड टू अ पावर सप्लाई, सो देयर इज अ करंट ऑफ 5 एम्पीयर इन द फ्रेम. The frame is slowly lowered into a uniform magnetic field of flux density. The magnetic field lines are horizontal at an angle of 50 degree to PQ. अब ये उसको 50 डिग्री पे कट करें. Which side PQ of the frame first enters the magnet when side PQ of the frame first enters the field, the reading on the Newton meter changes by 1 millinewton. वो जाहिर है कि वो फ्लक्स कटेगा. जब ये करंट एंटर होगा तो बेसिकली करंट एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और चूंकि वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा करंट जो है, तो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होने से फोर्स लगेगी, वो लेफ्ट हैंड रूल वाली फोर्स. अब वो कह रहे हैं कि ये बताओ कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है. फोर्स जो है ना, F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा होता है, और F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा भी होता है. एंगल आपको दिया हुआ है. इसमें वो कह रहे हैं कि चेंजेस बाय 1, जो फोर्स लगी है फील्ड की वजह से वो 1 मिली न्यूटन है. क्योंकि आंसर मिली टेस्ला में लाना है तो आप इसको मिली को मिली में रहने दो. और यहाँ फोर्स मैं कर देता हूं 1 मिली न्यूटन, और करंट की वैल्यू जो है, करंट की वैल्यू दी हुई है 5 एम्पेयर, और वो 8 सेंटीमीटर है. State with the reason whether the change in the reading on the Newton meter is an increase or decrease. उसमें वो लेफ्ट हैंड रूल लगा के देख लो कि फोर्स ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है. लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, और लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखो तो ये तुम्हारी डायग्राम है. अब ये उसको नीचे ला रहा है. करंट की भी तुम्हें डायरेक्शन दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड की भी दी हुई है. तो अगर तुम इसमें लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, अभी तो फ्रेम का वेट आ रहा है ना सिर्फ, तो फोर्स ऊपर की तरफ आएगी. अगर फोर्स ऊपर लग गई, अगर फोर्स ऊपर की तरफ लगी तो फिर ये डिक्रीज होगी, टोटल फोर्स बढ़ेगी, और सॉरी कम होगी. The frame is lowered further so that the vertical sides start to enter the magnetic field. Suggest what effect this have on the frame. जो वर्टिकल साइड्स हैं वो अब उसके बाद वर्टिकल साइड एंटर होंगी. अब ये इसने लंबी कहानी बनाई है. तुम लोगों को याद होगा मैंने एक टॉपिक बताया था मोटर, और मैंने कहा था मोटर एज अ टॉपिक तो अब नहीं आता, लेकिन वो कॉन्सेप्ट चाहिए. अब ये मोटर एंटर होती है, इसके अंदर मोटर बन जाएगी ना, क्योंकि एक तरफ करंट नीचे आएगा. यही करंट मैं आगे लाऊं तो ये करंट यहाँ पर ऐसे ऊपर चला जाएगा, तो करंट ऐसे घूमेगा. जो करंट है वो ऐसे घूमेगा और करंट घूम के वापस आ जाएगा. अच्छा, अब आपको सिंपल सी लॉजिक ये समझनी है कि अब करंट ऊपर से नीचे आके घूम जाएगा, तो एक तरफ फोर्स अगर अपवर्ड है तो नीचे डाउनवर्ड होगी, तो इससे क्या होगा, ये कॉइल घूम जाएगी.
state by reference to the power dissipated in a resistor what is meant by RMS value of an alternating voltage। इसमें इशू ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि असल में RMS वैल्यू क्यों लाए थे, क्योंकि वो एवरेज होती है। अब वैसे तो AC की वैल्यू बदलती है, तो हम उसको कंपेयर करते हैं स्टेडी वोल्टेज के साथ, और अगर दोनों सर्किट्स कंपैरेटिव हों और उसमें हीट लॉस, रेट ऑफ हीट लॉस सेम हो, तो जो DC का वोल्टेज होता है वो AC का RMS होता है। इसकी वो डेफिनेशन याद कर लो कि इट इज द वैल्यू ऑफ द स्टेडी वोल्टेज which when flowing through a AC circuit dissipates the power heating power at the same rate. A coil is rotating freely on frictionless bearing at constant speed in a uniform magnetic field. This rotation causes an induced alternating EMF across the open terminals of the coil, जैसे जनरेटर की coil घूमती है ना उस तरह। The induced EMF has RMS value 12 and frequency 50 Hz। तो उसने आपको फ्रीक्वेंसी दी है और RMS वोल्टेज दिया है। The speed of rotation of the coil is now doubled। अगर ये स्पीड ऑफ रोटेशन को डबल कर देगा तो फ्लक्स ज्यादा तेजी से कटेगा। फेरेडे लॉ कहता है कि इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो आप जब डबल करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डबल हो जाएगा, उससे इंड्यूस ईएमएफ डबल हो जाएगी। नंबर ऑफ टर्न्स तो उसने चेंज नहीं किए। तो जो वोल्टेज है, इंड्यूस वोल्टेज है, वो बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा। लॉसेस इग्नोर कर दें तो डबल हो जाएगा। अब हमने ये सीखा था कि जब आप इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा। डबल होने पे ना वोल्टेज, स्पीड ज्यादा है ना तो वोल्टेज बढ़ेगा। लेकिन एक चीज जो और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो जो बढ़ेगी वो है फ्रीक्वेंसी। इसको कहते हैं जनरेटर इफेक्ट। मैंने क्लास में बताया था कि जनरेटर भी ऐसा टॉपिक है जो ऑफिशियली नहीं आता अब A2 में ना, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट आते हैं। तो जब आप स्पीड ऑफ रोटेशन डबल कर देंगे तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाएगा, इंड्यूस वोल्टेज बढ़ जाएगा, लेकिन साथ फ्रीक्वेंसी भी डबल हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी डबल हो जाए ना तो टाइम पीरियड हाफ हो जाता है। तो इसका अभी अगर आप देखें तो अभी फ्रीक्वेंसी है 50, आप उससे टाइम पीरियड बना लें, उस टाइम पीरियड को आधा कर दें और फिर यहां प्लॉट करें। अभी इस वक्त जो है, ये आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 ये। तो अब अगर ये 1/50 है ना तो फ्रीक्वेंसी डबल कर दें तो ये 25 हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी 1/25 जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो हो जाएगी 100 और टाइम पीरियड जो है वो 1/50 का आधा कर दें तो वो उस टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। उसी को फिर आप उसी हिसाब से प्लॉट करें तो ये इधर तक आएगा, एक साइकिल ऊपर जाएगा, वो कहां तक, 40 तक। क्योंकि पुराना वोल्टेज देखो कितना था, पुराना वोल्टेज था 12। तो अब ये 12 को आप प्लॉट करोगे 12 से, ये डबल हो जाएगा यानी 24 पे जाएगा। तो इसकी जो शेप बनेगी वो ऐसे होगी, यहाँ ये 10 तक आएगा, ऊपर ये 24 तक जाएगा।
state and explain the effect on the motion of the coil in B of connecting a load resistor across its terminal. जरा जब आप एक लोड रेजिस्टर लगाएंगे तो हीट एनर्जी बनेगी. तो उससे क्या होगा कि ज़ाहिर है कि एनर्जी डिसिपेट होना शुरू करेगी, हीटअप होगा सर्किट, एनर्जी लॉस होगा, और ये भी पॉसिबल है कि कॉइल रुक जाए थोड़ी देर घूमने के बाद. सही है. अच्छा, ये जो आप कह रहे हो सही है इसमें कि ये आरएमएस वैल्यू है. ठीक है, ठीक है, ये पीक नहीं है. तो वो फॉर्मूला क्या होता है? वी आर एम एस. मैंने इसको नहीं देखा था. हमें तो पीक प्लॉट करना है ना, तो ये आपका पॉइंट सही है. वी नॉट सही है. तो फिर ये वैल्यू चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें वी नॉट रखना होता है ना, तो वो आरएमएस वैल्यू है. वी नॉट इज इक्वल टू √2 वी आर एम एस. There is state and experimental phenomena that provide evidence for the particulate nature of EM radiation. तो वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा. वेव नेचर ऑफ मैटर के लिए आप डाइफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सपेरिमेंट दे दो. फिर वो कह रहे हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर मूव्स विद मोमेंटम p. ये वो डी ब्रॉगली वाला इशू है. लैम्डा इज इक्वल टू h/p. State the name given to the wavelength of the moving particle. उसको हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं. अब यहां वो कह रहे हैं कि स्पीड निकालें, तो आप क्या करोगे? अब डेल्टा ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. इसकी जगह आप ले आओगे ई डेल्टा वी, और चूंकि उसने बोला है कि फ्रॉम रेस्ट, तो हाफ एम वी स्क्वायर कर दो. इसमें आपको निकालना है फाइनल स्पीड. Calculate the effective wavelength of a beam of electrons moving at the speed in C part 1. H की वैल्यू फिक्स होती है, उसमें पुट कर दें, और फिर उससे आप लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं.
स्टेट फॉर एन एक्सरे इमेज व्हाट इज मेंट बाय शार्पनेस। शार्पनेस कहते हैं कि आप कितनी अच्छी तरह एजेस देख सकते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ एक्सटेंट टू विच एजेस आर क्लियर। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है डिग्री ऑफ ब्लैकनिंग। पैरेलल एक्सरे बीम passes through a thickness of 2.3 centimeter of soft body tissue. Intensity of the emergent beam is 12% of the intensity. तो आप इसका वो फॉर्मूला लिख लो, I is equal to I naught e पावर माइनस म्यू x। वो लेटर बदल सकते हैं, लेटर डजंट मैटर। और वो I अपॉन I नॉट जो है ना वो 12% है। तो जब आप इसको सब्जेक्ट बनाओगे तो ये हमें x दिया हुआ है, फिर वो लॉग लगाकर ln लगा के उसको उतार लेंगे। आंसर चूंकि हमें अगर हमें सेंटीमीटर में लाना है तो सेंटीमीटर में रहने दो। In medical diagnosis, X-rays may be used to produce a single X-ray image or may be used in CT. Suggests an advantage and disadvantage of CT scanning compared with single. एक तो CT scan का advantage जो है वो 3D बन जाता है ना, क्योंकि जो X-ray का image होता है वो flat होता है। लेकिन जाहिर है एक्सरे सिंगल शॉट है और सीटी में मल्टीपल शॉट्स हैं, तो उससे फिर ह्यूमन बॉडी का एक्सपोजर बढ़ जाता है। डिफाइन रेडियोएक्टिव डीके कांस्टेंट, इसका सिंबल होता है लैम्डा। ये वो प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है कि इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके ऑफ अ रैंडमली सेलेक्टेड न्यूक्लियस पर यूनिट टाइम। तो इसको प्रोबेबिलिटी से जोड़ें हमेशा। अ सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव आयोडीन ऑफ मास दिस हैज एन एक्टिविटी दिस। तो हमें मास दिया हुआ है यहाँ पर और हमें एक्टिविटी दी हुई है। वैसे फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू लैम्डा n। अब n को थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा, वो आपको n लाना पड़ेगा उससे, वो जो आपके पास मास है ना उससे आप मोल बनाएं और मोल से फिर पार्टिकल का वो बना लें। पहले ऐसा करो कि n निकालने का शेयर कर लो। देखो n का फॉर्मूला होता है n इंटू NA। n का मतलब होगा मास अपॉन मोलर मास। Na का मतलब है एवोगाड्रो। ठीक है, इसको रखेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी n की। फिर आप A इज इक्वल टू लैम्डा n पे जाएं, लैम्डा को सब्जेक्ट बना लें और इसमें वैल्यूज पुट कर दें। Suggest two reasons why a detector placed near to the sample and B would record a count rate much less than this count per second। ये टेक्निकल क्वेश्चन है कि बिल्कुल करीब रखेंगे तो काउंट्स में क्यों कम आएगा। वो ये जो रेडिएशंस होती हैं ये लैंप से निकलने वाली रोशनी जैसे होती है, रेडिएशंस तो चारों तरफ जाती हैं। तो जो अगर सैंपल का साइज थोड़ा सा बड़ा हो तो सैंपल खुद भी रेज एब्जॉर्ब कर रहा होता है। Why a detector placed to the near to the sample would record a count rate less than। तो आप एग्जामिनर को बताओगे कि रेडिएशंस emit in all directions, रेडिएशंस emit in all directions, और उससे फिर क्या होगा कि अगर रेडिएशंस हर डायरेक्शन में निकलेंगी, अगर रेडिएशंस हर डायरेक्शन में निकली तो आपको उसमें लेस काउंट रेट मिलेगा। कुछ रेडिएशंस होती हैं वो आसपास की चीजों में एब्जॉर्ब हो गई, आप तक नहीं पहुंची।
उस डिटेक्टर तक नहीं पहुंची, और कभी कभी सोर्स भी कुछ रेडिएशन जो है ना एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो हमने ये वाला पेपर माशाल्लाह पूरा कर लिया। हम अब इसको इंशाल्लाह अपनी अगली जो क्लास है उसमें कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।